सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेचर मेडिकोस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये कौन सा सीरीज़ चल रहा है, ये हम लोग वन शॉट सीरीज़ अपना कंप्लीट कर रहे हैं। सब्जेक्ट का चल रहा है आपका फार्मास्यूटिक्स, सेमेस्टर फर्स्ट का आपका चल रहा है, ठीक है। तो उसमें जो आपका यूनिट फर्स्ट है, इसमें आपका ये पहला टॉपिक है कि जिसमें आपको पढ़ना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन इन फार्मेसी। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आपको मतलब आप देख रहे होंगे फार्मेसी एज अ कैरियर, उसके बाद आप देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू आईपी, बीपी, यूएसपी एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए पहले इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको समझने से पहले आप इसको समझिए कि आपका टॉपिक एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा है, किसी भी टॉपिक को आपको समझने के लिए। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप इसको वन शॉट में कंप्लीट तरीके से विदाउट एनी इंटरप्शन अगर आप इसको देख ले रहे हो ना, तो आई श्योर कि आपके दिमाग में कंप्लीटली बैठ जाने वाला है, आपको रटना नहीं है। हिस्ट्री मुझे भी पता है बोरिंग है यार, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लास्ट में कवर अप कर रहा हूँ। तो मैं देखो ओवरऑल यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री बोरिंग है, बट जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे कन्वे करने वाला हूँ, आप इसको ध्यान से एक बार देख लो, आपके माइंड में पूरा सेटअप हो जाने वाला है, ठीक है। आपको रटने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले यहाँ पे हम लोग इसको समझ रहे होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या बोल रहा है एग्जैक्टली, उसको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब अगर टॉपिक को आप डिकोड कर लेते हो तो आप मतलब आधा टॉपिक तो ऐसे ही समझ लेते हो, ठीक है। जैसे कि कोई भी टॉपिक अगर आपके एग्जाम में आ रहा है, तो अगर आप उसको डिकोड करने में एबल हो, तो यू आर एबल टू आंसर इट वेरी इजली ऑल्सो, ठीक है। तो चलो देखो इसको क्या बोल रहा है ये, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। मतलब क्या, जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है उसका जो हमारा डेवलपमेंट हुआ, उसका हम लोग को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है। क्या मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, फिर से समझो। मतलब हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा फार्मेसी का जो प्रोफेशन है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है पहले का, ठीक है। वो उसको हम लोग यहाँ पे मतलब पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ फार्मेसी का इन इंडिया स्पेसिफिकली, ये सारी चीज़ें हम लोग इंडिया में देख रहे होंगे, ठीक है, इंटरनेशनल कुछ नहीं। तो हिस्ट्री को पढ़ने से पहले, ये भी आपके हिस्ट्री में ही आता है, लेकिन हिस्ट्री को पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली फार्मेसी क्या है, फार्मासिस्ट का रोल क्या है, वो सारी चीज़ें। तो इसको फटाफट कवर अप करते हैं। तो देखो फार्मेसी, ठीक है, डिफाइंड एज प्रोफेशन विच डील्स विद द, आपको भी पता है अगर आप प्रिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हो, पोसोलॉजी पढ़ चुके हो, प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग पढ़ चुके हो, उसका मतलब कैसे है डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग, लेबलिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शन को पढ़ना, बाकी प्रिस्क्रिप्शन को पेशेंट के हाथ में मतलब कि उसका जो भी आप जो भी मेडिसिन उसको कलेक्ट करो तो उसको उसको डिस्पेंस करना, वो सारी चीज़ें फार्मासिस्ट का रोल है। और फार्मासिस्ट का रोल देखो बहुत सारे एरियाज में होता है। आइदर आप इसको बोल सकते हो एक इंडिविजुअल लेवल पे ले लो, जैसे कि आप इसको बोलोगे कौन सा, कम्युनिटी फार्मेसी, जहाँ पे आपका मेडिकल स्टोर होता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की, तो वहाँ पे उसका काम क्या होता है, वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें कि मतलब ड्रग को बनाना, ठीक है, रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन से लेके उसका प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, उसका मेकिंग, उसका पैकिंग वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक तो वो रोल हो गया। दूसरा आपका रोल होता है आपके कम्युनिटी फार्मेसी, जैसे आपको दवा को डिस्पेंस करना, वहाँ तो आप बना ही रहे हो, यहाँ आपको डिस्पेंस भी करना, तो आपका रोल काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है। तो अगर मैं कंपनी की बात करूँ, तो कंपनी में आपका क्या क्या रोल होता है, देखो यहाँ पे कंपनी में आपका रोल होता है आइडेंटिफिकेशन। मतलब कोई भी आपका रॉ मटेरियल है तो उसको आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्टली कौन सा केमिकल आपको ज़रूरत है, किस केमिकल की मतलब मदद से आप कौन सा एपीआई या फिर ड्रग बनाने वाले हो, तो या फिर उसका आइडेंटिफिकेशन वगैरह को हम लोग इसको बोल रहे होते हैं, वो आपका कंपनी में यूज होता है। सेपरेशन भी वही चीज़ें हैं, सेपरेट करना जो आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट है। प्रिपरेशन, किसी भी ड्रग के प्रिपरेशन को, प्रिजर्वेशन वगैरह आप जानते ही हो, कोई भी ड्रग है उसको प्रिजर्वेशन उसकी कैसे करें, उसकी सेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाएं, वो सारी चीज़ें हम लोग कंपनी में इसका यूज है। और स्टैंडर्डाइजेशन भी उसी में आता है। अगर हम बात करें रिसीविंग की, ये आपका आ जाता है आपका कम्युनिटी फार्मेसी में हमारे फार्मासिस्ट का रोल। जैसे कि रिसीविंग, आप जानते हो कि अगर आप प्रिस्क्रिप्शन पढ़े होगे तो आपका रिसीविंग एक पार्ट है उसका, ठीक है। रिसीविंग, फिर कलेक्ट, रिसीविंग, उसके बाद फिर आप करोगे चेकिंग, फिर कलेक्टिंग एंड वेइंग, कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग, फिर डिस्पेंसिंग, वो सारे प्रोसेसेस हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का, ठीक है। तो उसमें हम लोग पहले रिसीव करते हैं प्रिस्क्रिप्शन को पेशेंट से, उसके बाद हम कलेक्टिंग एंड वेइंग करते हैं उसको, जो मेडिसिन उसमें लिखा है उसके बाद हम लोग उसको कलेक्ट कर रहे होंगे, उसको वे कर रहे होंगे। उसके बाद कंपाउंडिंग वगैरह तो अब बंद हो गया है फिलहाल में, आपका यूनिट यूनिट डोजेस फॉर्म आजकल चल रहा है, ठीक है, मतलब कि एक टैबलेट, एक कैप्सूल, वो सारी चीज़ें। तो कंपाउंडिंग क्या होता था, कंपाउंडिंग पहले होता था जैसे दो चार दवाएं हैं उसको मिलाओ, वो जो नहीं आता था मोटन पिस्टल, उसमें आपको मिक्स करना पड़ता था। उसके बाद आप पुड़िया जो होता है पेपर का, उसमें बना बना के आप पैकेट्स में डिस्पेंस करते थे। बट अब यूनिट डोजेस फॉर्म चल रहा है तो उसकी ज़रूरत अभी नहीं है, तो आपको लेबलिंग कर देना होता है। जनरली फॉर एग्जाम्पल दिस इज बोल सकते हो सिरप, और आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ लाइक दिस टैबलेट। तो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे बना देते हो, देखे होगे, सुबह दोपहर शाम, ट्राइस अ डे, बीस अ डे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लेबलिंग। उसके बाद डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग हम लोग जो ड्रग को एट लास्ट स्टेप जो हम लोग डिस्पेंस कर रहे होते हैं, जो हम लोग ड्रग को दे रहे होते हैं आपके हाथ में इन द पेशेंट्स हैंड, ठीक है। और एक्सपायरी मैनेजमेंट वगैरह भी हम लोग उसी में देख रहे होते हैं, ठीक है।
जो आपका कम्युनिटी फार्मेसी में जो आपके डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन होते हैं उसकी एक्सपायरी को, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग नीचे करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी की, ठीक है। एग्जैक्टली अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। अब ध्यान से देखना है, उतना बोरिंग नहीं है, बस आप समझते चलो। देखो, द इवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 हिस्टोरिकल पीरियड्स। जो हमारा इवोल्यूशन ऑफ फार्मेसी हुआ था, जो हमारे फार्मेसी का इवोल्यूशन हुआ फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस लेवल या फिर टू करंट लेवल, ठीक है, या करंट एरा तक, फ्रॉम बिगिनिंग से लेकर करंट एरा तक अगर मैं बात करूँ तो आपका 5 स्टेप्स में हुआ है ओवरऑल। एंशियंट एरा, एम्पिरिक एरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, पेशेंट केयर एरा, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा। अगर मैं इसको बारी बारी से आपको बताऊं तो एंशियंट एरा जो था हमारा था, वो आपके बिगिनिंग ऑफ द टाइम, एकदम इनिशियल जो आपका फर्स्ट जो आपका मतलब वो फार्मेसी आपका जिस समय आया था वो आपका था एंशियंट एरा। अगर हम एम्पिरिक एरा की बात करें तो आपका 1600 से 1940 के बीच में आया था। और अगर मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा की बात करूँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में क्या है कि मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप हो रही थी उस ईयर में, आपका 1940 से लेकर 1970 तक, ठीक है। उसमें आपका इंडस्ट्री सेटअप छोटी छोटी हो रही थी। आपका जो ड्रग है, डजेंट मैटर कि ये कौन सी फार्माकोपिया से डिज़ाइन था। जैसे कि हमारा उस समय अगर फार्माकोपिया फॉर एग्जांपल नहीं आया था, जैसे कि हम आपको पता है 1955 में आपका फर्स्ट फार्माकोपिया आया था, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो हम जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है वो रिकॉर्ड होने जा रहा है, आफ्टर द करियर ऑफ फार्मेसी, मतलब जो आपका स्कोप या करियर है इन फार्मेसी में। उसके बाद जो हम लोग लेक्चर शूट कर रहे होंगे थर्ड पार्ट में, उसमें हम लोग IPBP मतलब सारी चीज़ें फार्माकोपियास का शूट होने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि जब जैसे कि 1955 में आपका फर्स्ट आपका फॉर एग्जांपल आ गया, ठीक है, आपका IP इंडियन फार्माकोपिया। तो अब बोलोगे भैया जब इंडियन फार्माकोपिया हमारा था ही नहीं उस समय, तो मतलब हम कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा हम लोग सेटअप करके कैसे अपना मेडिसिन को बना रहे थे। तो था यार ये कि ज़रूरी नहीं कि कोई भी चीज़ें हम इंडिया में सेटअप करें या फिर इंडिया में ही अगर वो चीज़ें, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया नहीं बना था उस समय, तो ये मैटर नहीं करता कि नहीं बना तो हमारे पास कुछ था ही मेडिसिन नहीं, ठीक है। तो उस समय हम लोग अडाप्ट किए थे, जैसे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, वो सारी चीज़ों को यूनाइट करके जो हम एक बोल सकते हो कि जनरल बनाए थे, या फिर बोल सकते हो एक कोई बुकलेट टाइप का था, उसमें जो आप लिख के उसको रखे थे उस टाइम पे, वो भी उसको भी हम लोग फॉलो करके ड्रग को बनाते थे इंडिया में, ठीक है। अगर मैं लास्ट फोर्थ की बात करूँ तो ये आपका पेशेंट केयर एरा। इसमें हम लोग पेशेंट केयर के बारे में सीख रहे थे, हम लोग इंडिविजुअल केयर प्रोवाइड कर रहे थे पेशेंट को, ठीक है। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी, ये हमारा करंट भी है, ठीक है, ये पेशेंट केयर एरा, हॉस्पिटल में जाके आप ये वाला चीज़ें देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा की, तो इसमें आपका क्या है, आपका इसमें होता है कि ये आपका फ्यूचर की तरफ थोड़ा सा एडवांसमेंट आपको दिखाता है, ठीक है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसकी वजह से जो हमारा म्यूटेशन वगैरह होता है हम लोग कराते हैं किसी भी जीन में, उसके बाद फिर हम लोग जो उस स्पेसिफिक डिजीज़ के रेजिस्टेंट जो हम लोग जीन बना रहे होते हैं, या फिर बायोटेक्नोलॉजी की वजह से जो हम लोग वैक्सीन वगैरह बनाते हैं, उसके बाद आप बोल सकते हो प्रोटीन वगैरह, जितनी भी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं इस समय, ठीक है। और उसके बाद फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी की जाती है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि अब टेस्ट ट्यूब बेबी बेबी आपको चल रहा है पता है, तो इसमें क्या होता है कि आप अपने मन का कैरेक्टर आप दे सकते हो। जैसे डॉक्टर जो भी होगा आपसे पूछेगा कि आपके बच्चे का बाल आपको कैसा चाहिए, कर्ली चाहिए कि स्ट्रेट चाहिए, किस कलर का चाहिए, आई कलर क्या चाहिए, बॉडी कलर क्या चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ जाती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको ये राइट्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ओपन है, आपके बॉडी में नहीं हो रहा है ना, तो इसमें हम उस जीन को डिज़ाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक जैसा आपको बेबी चाहिए होता है, ठीक है। तो ये फ्यूचर एंड एडवांसमेंट की तरफ थोड़ा सा आपको दिखाता है। अगर मैं बात करूँ और, तो फार्मेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन। अब फार्माकॉन का क्या मतलब होता है, ड्रग, ठीक है। फार्मेसी साइंस एंड टेक्निक फॉर प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। तो फार्मेसी कुछ है नहीं, ये एक साइंस है या साइंस का ब्रांच है, जिसमें हम लोग ड्रग के डिस्पेंसिंग या फिर उसके मैन्युफैक्चरिंग या फिर उसके हैंडलिंग के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। ये जो हम प्रिपेयरिंग पढ़ रहे होते हैं ये कुछ टेक्निक्स के द्वारा होता है, ठीक है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो दे आर द हेल्थ प्रोफेशनल्स दैट लिंक हेल्थ साइंस विथ केमिकल साइंस। जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं वो आपके एक तरीके से प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि हेल्थ साइंस जो आपका होता है, ठीक है, जो हमारा हेल्थ साइंस होता है उसको हमारे केमिकल साइंस, केमिकल साइंस मतलब ड्रग, हेल्थ साइंस मतलब हमारी बॉडी, ठीक है। तो इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा होता है बीच में, उसको हम लोग फार्मासिस्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसका क्या एम होता है, एम टू इंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी मतलब ड्रग की सेफ्टी, मतलब हमें वो रिएक्ट ना करे, इफिकेसी मतलब उसका पोटेंशियल एकदम होना चाहिए अच्छा खासा, ये नहीं कि आप दवा खा रहे हो पोटेंसी कुछ है ही नहीं उसकी, ठीक है। देखो जितनी ज़्यादा पोटेंसी, समझ रहे हो, उतना ज़्यादा जो डोज का स्ट्रेंथ कम, अगर डोज का स्ट्रेंथ कम है तो पोटेंसी उसकी ज़्यादा होगी। अगर आपको कोई अगर फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ लाइक सम सॉर्ट ऑफ ड्रग्स, वेयर आपको कोई भी डॉक्टर अगर वो आपको एक गोली एक दिन में खाने के लिए बोल रहा है, तो आपको सोचना चाहिए ना कि भाई कोई दवा है आपको 3 टाइम खाने के लिए बोली जाती है, कोई एक ही टाइम क्यों, क्या एक ही टाइम खा के हमको उतनी नीड है, नीड तो आपको उतनी ही है, बट ऐसा है क्या
कि आपको उसकी एफिकेसी, उसकी पोटेंसी इतनी ज़्यादा है कि आपके पूरे 24 घंटे के लिए वो आपके बॉडी में वर्क कर रहा होगा। और जो आपके तीनों टाइम खाना है उसकी पोटेंशियल काफ़ी कम होती है, पोटेंसी काफ़ी कम होती है। 2 ही 4 घंटे में आपका वो डिसोल्यूट हो जाता है, वो आपका एब्ज़ॉर्ब, एसिमिलेट, इवन एक्सक्रीट तक हो जाता है। इसलिए आपको दोबारा वो आपको चाहिए होता है केमिकल्स, ठीक है। अब मैं बात करूँ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स के बारे में, ठीक है। तो अब है क्या कि देखो, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा इंडिया है, उसमें जो हमारा मेडिसिन का सिस्टम था वो कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन से सिस्टम इंडिया ने अडाप्ट किए, क्या क्या ये इसका खुद का था, क्या ये फॉलो कर रहा था, कैसे पीपल को ट्रीट कर रहा था, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंडियन सिस्टम, देखो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में, तो अब ध्यान से यहाँ से समझो कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंक्लूड द सिस्टम ओरिजिनेटेड इन इंडिया। पहली चीज़ ये कि मतलब कि क्या, जो इंडियन जो मेडिसिन है हमारे, ठीक है, मेडिसिनल साइंस जो हमारे इंडिया में थी उस समय, तो या तो ये ओरिजिनेट हुई हो इंडिया में, दूसरी ये इंडिया में अडाप्ट भी की जा सकती है, ठीक है, या फिर ये अडाप्टेड थी। जैसे अभी भी अगर मैं बात करूँ तो आयुर्वेदा तो हमारा था, होम्योपैथ तो हमारा था नहीं, एलोपैथ तो हमारा था नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो अडाप्ट हुई थी ना, बाकी आयुर्वेद केवल अपना था उस समय। तो वो सारी चीज़ों को अगर हम कंपाइल करें तो उस समय जो हमारा इंडियन हेल्थ सेक्टर था अभी भी फ़िलहाल, तो ये सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा होता है, जिसको आप आयुष मिनिस्ट्री के अंदर भी पढ़ रहे होते हो। आयुष मिनिस्ट्री क्या होता है, इसमें BAMS MBBS वगैरह सारी चीज़ें आ रही होती हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, देखो जैसे दीज आर, कौन कौन से हमारे मेडिकल सिस्टम्स थे, कौन कौन से मेडिसिन चल रहे थे उस समय, या फिर मेडिसिनल साइंस कौन कौन से थे जिसकी वजह से हम लोग, जिसके हेल्प से हम लोग ट्रीट कर रहे थे इंडियंस को, ठीक है, या फिर पूरे वर्ल्ड को। तो देखो आयुर्वेदा, आयुर्वेदा हमारी थी इंडिया की। यूनानी मतलब आपको पता ही है, जो मुस्लिम्स वगैरह थे उसने उन्होंने अडाप्ट किया। सिद्धा मतलब आपको पता ही है, उसमें हम लोग पंचभूता के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि आपका लाइक वाटर, देखो आप पढ़े होगे ना, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, जिसको आप बोलते हो वाटर, एयर, फायर, लैंड, उसके बाद स्काई, ये जो पंचभूतास हैं ये आपके मिलकर हमारी बॉडी को बना रहे होते हैं। फिर योगा, ये भी हमारे इंडिया का था। न्यूरोपैथी आपका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। न्यूरोपैथी एक बिलीव सिस्टम पे काम करता है। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो उसमें आयुर्वेदा उसमें काम कर रहा था और योगा काम कर रहा था। तो इसमें 2 स्टेप हम लोग फॉलो कराते हैं न्यूरोपैथी में, कि आपका एक बिलीव हम लोग दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर लाइक स्ट्रॉन्ग इनफ टू लाइक हील योर बॉडी, ठीक है, योर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू हील योर बॉडी। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि आपको थोड़ा बहुत योगा या फिर थोड़ा बहुत एंशियंट पीरियड के जो था वो सिस्टम, उसको हम लोग थोड़ा बहुत योगा वगैरह अप्लाई करके उसको हम लोग ठीक करते थे। तो वो आपका आता था न्यूरोपैथी में। अगर मैं बात करूँ होम्योपैथी, तो होम्योपैथी आपका क्या है आपको पता ही है, जो यार, अच्छा हाँ, आप कभी ऐसा नोटिस किया हो जैसे आपका ये आता था, ऐसा आता है ना, कई कलर में डिब्बे आते, जैसे डिब्बा तो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें लिक्विड होता है, उसके ऊपर रेड, ब्लू, पिंक, पता नहीं किस किस कलर का भाई हम लोग कैप लगा के देते हैं। तो पहले मेरे मन में ये डाउट आता था कि ये यार, ये कलर से पहचानते हैं क्या कि कौन सी दवा है। तो जब मैं वहाँ पे एग्जैक्टली जाके देखा तो उसमें क्या था कि इतने बड़े बड़े उनके पास शीशे के मतलब होते हैं जार, उसमें वो पूरा केमिकल वगैरह विथ नेम वहाँ पे रिटेन होता है, उसमें से वो वहाँ से पोर करके मतलब छोटे छोटे डिब्बे में लोग डाल के देते हैं। नहीं तो हम भी कहें भाई वो कैसे ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, तो वही सारी चीज़ें। अब देखो, नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा वॉज डॉक्यूमेंटेड बाय द चरक एंड सुश्रुता, ये हमारे इंडिया के हैं दोनों, ठीक है। मतलब जो हमारे आयुर्वेदा सिस्टम थे, जो हमारे इंडिया में कौन लाया था, जो इंडियन मेडिसिन जो था, या फिर आप बोल सकते हो सर्जरी वगैरह, तो वो दोनों कौन लाया था, चरक एंड सुश्रुता, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आयुर्वेदिक सिस्टम की या फिर आयुर्वेदा सिस्टम की, तो बेस्ड ऑन त्रिदोष थियरी, त्रिदोषा थियरी आप इसको बोल सकते हो, जैसे कि वत्ता, पित्ता एंड कफा, ठीक है। तो हमारा आयुर्वेदा सिस्टम जो है वो त्रिदोष थियरी पे काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वता मतलब क्या होता है, स्पेस एंड एयर, पित्ता मतलब क्या होता है, फायर एंड वाटर, कफा मतलब होता है अर्थ एंड वाटर, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये मैनेजेस एसिमिलेशन इन आवर बॉडी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम है, इस सारी चीज़ों पे काम कर रहा होता है, जिस पे बोल सकते हो ये इसका एक बेस है जिस पे ये सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं। अगर आप आयुर्वेद का कभी प्रिस्क्रिप्शन देखे होगे तो उसमें लिखा होता है पत्ता, लाइक पित्ता, वता एंड कफा वगैरह, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। और ध्यान से सुना, दीज आर द 3 प्राइमरी फोर्स ऑफ बॉडी विच डेवलप फ्रॉम पंचभूता, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी, जल, तेज, तेज को हम लोग फायर बोलते हैं, वायु मतलब एयर, आकाश मतलब स्काई, पृथ्वी मतलब अर्थ, जल मतलब वाटर, ठीक है। तो अब ध्यान से सुना, एवरीथिंग विच फाउंड इन आवर यूनिवर्स इंक्लूडिंग फूड, बॉडीज, फूड एंड जैसे वी, जैसे बॉडी से हम लोग ना, जैसे लिविंग बॉडी और कोई भी लिविंग बॉडी स्पेसिफिकली, डजेंट मैटर कि वी आर ओनली ह्यूमंस दैट फॉलोज दिस थिंग्स, ठीक है। एनी लिविंग मटेरियल और एनी लिविंग बॉडी विच जनरली एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, आइदर यूनिवर्स की भी हम बात करें और अब बोल सकते हो बॉडीज़ की बात करें, फूड वगैरह जितनी भी यूनिवर्स में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो हमारा पॉजेज या फिर डिराइव की होती हैं पंचभूता से आपका, ठीक है, या फिर उससे मिलकर बनी हुई होती हैं।
अगर मैं मेडिकल सिस्टम की बात करूँ, उस समय कौन-कौन सी चल रही थी और अभी भी कौन-कौन सी चल रही हैं, ठीक है? तो पहला है यूनानी। तो यूनानी आपका मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा फ़ॉलो किया जाता था। सिद्ध आपको पता है ये फिज़िकल जो स्ट्रक्चर होता है ऑफ मैन का या फिर यूनिवर्स का आर बेसिकली मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट जो मैं आपको बता ही चुका, ठीक है? वो सारी चीज़ें। अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो जो योगा है, ये हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है, इम्प्रूव करता है हमारे बिहेवियर को, रिस्टोरिंग एनर्जी, प्रिवेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ओवरकम स्ट्रेस वगैरह को। तो ये भी हमारे काफ़ी पुराने अडॉप्ट किए गए सिस्टम्स हैं। अगर मैं बात करूँ न्यूरोपैथी की, तो न्यूरोपैथी में आपको बताया था ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ विदाउट ड्रग। इसमें ड्रग मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह रोल यहाँ पे प्ले नहीं करते हैं। हमारा ये बहुत मिनिमल से अमाउंट में दिया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि हम इसको थोड़ा-सा दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, ट्रीट बाय सिंपल लॉस, ये कुछ लॉस के बिलीफ पे काम करते हैं, ठीक है? इसमें हम लोग को बिलीफ रखना पड़ता है कि ये हम लोग बिल्कुल से ठीक हो जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन नेचर्स बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है? मतलब ये हमारा जो नेचर की पावर है यार, वो बहुत इनफाइनाइट है। बस आप उसको फ़ील करो, आप उसको समझो कि हाँ, मतलब नेचर के लिए मैं डिवोटेड हूँ, नेचर मेरे लिए डिवोटेड है। ज़रूर मुझे नेचर कोई नुकसान नहीं पहुँचाए, अगर मैं किसी चीज़ों को मान लो वो नहीं किया हूँ, तो डेफ़िनेटली वो आपको पावर गिव अवे करेगा ही करेगा, ठीक है? और बात करूँ यहाँ पे देखो 2 ग्रुप्स की, तो ये किस-किस चीज़ों को फ़ॉलो करके आपको ये ट्रीट कर रहा होता है। पहला क्या होता है, वन बिलीव प्रैक्टिसिंग ऑन एंशिएंट इंडियन मेथड, और दूसरा क्या होता है, बिलीव ऑन प्रैक्टिसिंग वेस्टर्न मेथड ऑफ लाइक फिजियोथेरेपी, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ अब, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होने वाला है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ना, इवोल्यूशन ऑफ फार्मासिस्ट रोल, ठीक है? मतलब कि जो हमारा फार्मासिस्ट रोल है, उसका इवोल्यूशन कैसे-कैसे हुआ। जो हमारे या तो फार्मासिस्ट का जो रोल है वो कब से स्टार्ट हुआ, अभी तक कहाँ तक है, या फिर उसका क्या-क्या इवोल्यूशन का रोल रहा है, ठीक है? तो पहला है आपका ट्रेडिशनल एरा, दूसरा है साइंटिफिक एरा, तीसरा है क्लिनिकल एरा, और फोर्थ है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, और फिफ्थ है आपका फार्मास्यूटिकल केयर एरा। तो देखो, अगर मैं ट्रेडिशनल एरा के बारे में बात करूँ, तो इसमें क्या फॉर्मुलेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज या फिर नेचुरल सोर्सेज। देखो, ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है, आप सुनोगे ट्रेडिशनल लाइक लुक, ट्रेडिशनल क्लोथ्स, या फिर आप बोल सकते हो ट्रेडिशनल लुक वगैरह जितने होते हैं, मतलब उसमें क्या है कि आपका जो पहले काफ़ी चलता आ रहा था उसको अगर आप फॉलो करते हो। जैसे कि अगर मैं मेडिसिन, जैसे आप देखो धोती कुर्ता पहन लोगे, और उसके बाद फिर जो साड़ी वगैरह जो आती हैं वो सारे आपके ट्रेडिशनल में आते हैं। बाकी अब तो भाई जीन्स भी चलने लगा है ना। तो है क्या कि ट्रेडिशनल एरा तो वो तो क्लोथिंग में हो गया, लुक्स में हो गया। अगर मैं बात करूँ इन मेडिसिन, तो ट्रेडिशनल में क्या आता है कि जैसे आपका, आप बोल सकते हो वो ना, कि जिसको आप बोलते हो कि जैसे जो हम लोग एनिमल का एक्सट्रैक्ट डायरेक्ट यूज़ करते हैं, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती थी। जैसे आप प्रोसेस्ड फूड इस समय आ रहे हैं, प्रोसेस्ड ड्रग आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें उस समय नहीं हुआ करती थी। प्लांट का एक्सट्रैक्ट, एनिमल का एक्सट्रैक्ट, मड वाटर, या फिर आप बोल सकते हो लीव्स वगैरह, रूट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें डायरेक्ट हम लोग एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करते थे। जैसे मैं बात करूँ, आप स्पाइडर का जो जाला होता है ना, स्पाइडर वेब, उसको हम लोग क्या करते थे, पहले लेते थे और जहाँ चोट लगा है उसको लगा लेते थे। तो वो सारी जो चीज़ें हैं जो एनिमल एक्सट्रैक्ट डायरेक्ट थी, वो भी आपका एक अच्छा रोल प्ले करती थी हमारे ट्रीटमेंट में, ठीक है? तो क्या-क्या है, एनिमल सोर्सेज़ लाइक स्पाइडर नेट वगैरह, प्लांट सोर्सेज़ हो सकती हैं, मड हो सकते हैं, लीफ प्लांट्स या नेचुरल एक्सट्रैक्ट वगैरह। अगर मैं बात करूँ साइंटिफिक एरा की, तो ये आपका आया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। इसमें फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और फार्मेसी एजुकेशन वगैरह उसमें आ रहा था धीरे-धीरे। अगर मैं बात करूँ फार्मास्यूटिक्स की, तो इसमें हम लोग ड्रग की मेकिंग के बारे में पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी आपका होता है, उसमें हम लोग ड्रग हमारे बॉडी पे कैसे एक्ट कर रहा होता है, मतलब ड्रग हमारे बॉडी में आया तो हमारे बॉडी का क्या-क्या इंटरेक्शन है, बॉडी का क्या-क्या बिहेवियर है, बॉडी कैसे ड्रग से रिएक्ट करके क्या-क्या सारे सिस्टम हो रहे होते हैं, तो वो हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। अगर बात करें फार्मेसी एजुकेशन की, तो हम लोग कर ही रहे हैं भाई अभी भी। और देखो, अगर हम बात करें क्लिनिकल एरा के बारे में, ठीक है? तो क्लिनिकल एरा क्या होता है? तो इसमें क्या होगा, न्यू एजुकेशनल एम्फेसिस ऑन क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है? उसमें क्लिनिकल फार्मेसी धीरे-धीरे लाइक बढ़ रही थी। क्लिनिकल फार्मेसी क्या है? मतलब जो क्लिनिक की तरफ जो आपके फार्मास्यूटिकल स्टोर्स हैं, फार्मेसी स्टोर्स हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है? तो फार्माकोकाइनेटिक्स अब क्या होता है, ये इसी का पार्ट है, देख लो। इसमें क्या होता है कि एक्टिविटी ऑफ ड्रग विद बॉडी ओवर अ टाइम। जैसे कि जो हमारा देखो, फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक 2 चीज़ें होती हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक में क्या है कि हम लोग का जो ड्रग है, ठीक है? ये हमारे बॉडी पे जा रहा है, तो इसका हम लोग देख रहे हैं कि क्या टाइम गैप होने वाला है। मतलब एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डिसोल्यूशन, एक्सक्रेशन, एसिमिलेशन, वो सारी चीज़ें, जैसे इसको एडीएमई भी बोलते हैं। जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। तो मतलब जो हमारा बॉडी में हमारे ड्रग गया, तो उसका क्या-क्या प्रोसेस होने वाला है, तो उसको हम लोग पढ़ रहे होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। और इसमें हम लोग पैथोफिजियोलॉजी भी देख रहे होते हैं, जैसे कि आपका कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ क्या-क्या है, उसको आप लोग एटियोलॉजी भी बोलते हो, ठीक है? आप इसको सेकंड सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ोगे। ये आपका पैथोफिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट होने वाला है सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है? ध्यान देना। इसमें हम लोग पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस, मतलब क्या-क्या मैकेनिज़्म ऑफ डिजीज़ फॉर्मेशन है, एटियोलॉजी मतलब कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ क्या-क्या है, वो सारी चीज़ें। अगर हम एट लास्ट बात करें इंडस्ट्रियलाइज़ेशन एरा के बारे में,
तो देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में क्या, डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी बिगिंस, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा हो रहा था फार्मेसी में, जो हमारा इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से जो हमारा फार्मेसी में जो बोल सकते हो जो हमारा ड्रग वगैरह डेवलप हो रहे थे उस समय, ठीक है, तो वो उस समय का दौर था जिसमें कि रैपिड मास प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, और मेडिसिन के लिए अगर हम बात करें तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन, बायोलॉजिकल प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्स केमिकल सिंथेसिस या फिर इंक्रीज्ड यूज ऑफ पेरेंटल मेडिकेशन वगैरह उसमें ग्रोथ कर रहा था। अब मैं बारी बारी से बताऊँ तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब स्टैंडर्ड को हम लोग मेंटेन अच्छे से कर रहे थे, स्टैंडर्ड को फॉलो करके किसी भी फार्माकोपिया के मतलब उसके कंपेरिजन में उसको स्टैंडर्ड को फॉलो करके हम लोग कोई भी ड्रग बना रहे थे। बायोलॉजिकल प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट मतलब क्या, जैसे इंसुलिन वगैरह हो गया, और उसके बाद फिर इंसुलिन देखो बायोलॉजिकल प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तो उस समय हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन्स, वो सारी चीज़ें। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स केमिकल सिंथेसिस वगैरह भी हम लोग उस समय कर रहे थे। इंक्रीज्ड यूज ऑफ पेरेंटल मेडिकेशन, मतलब पेरेंटल मतलब क्या होता है, जो आप इंजेक्शन वगैरह ले रहे होते हो, मतलब जो हमारे पेरेंटली हम लोग ले रहे होते हैं, ठीक है, थ्रू द मीन ऑफ इंजेक्शन, तो वो हम लोग कहा जाता है पेरेंटल में। तो वो सारी चीज़ें उस समय डेवलप कर रही थी धीरे धीरे, और अभी तो एकदम एडवांस लेवल पे आप जान ही रहे हो। अगर मैं बात करूँ फार्मास्यूटिकल केयर एरा की, तो इसमें क्या है कि स्टडी ऑफ एक्सपेंड फार्मासिस्ट रोल इन इंक्लूडिंग द अप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज टू लाइक एक्टिव पॉजिटिव आउटकम विथ प्रिस्क्राइब ड्रग थेरेपी इंक्लूड्स। जैसे इसमें था क्या कि जो आपका फार्मास्यूटिकल केयर एरा था, इसमें हम लोग जो हमारे आपके जो फार्मेसी थे या फिर बोल सकते हो कि आपके जितने भी फार्मासिस्ट थे, वो मतलब कि हमारे इंडिविजुअल पीपल का केयर वगैरह मतलब करने का उस समय एरा थोड़ा चल रहा था। जैसे कि हम लोग पेशेंट मॉनिटरिंग देख रहे थे, एजुकेट कर रहे थे पेशेंट्स को, रिसर्च न्यू मेडिसिन वगैरह कर रहे थे, डिस्पेंस कर रहे थे स्पेसिफिकली इंडिविजुअल को मेडिसिन, और उसके बाद हमारा जो पेशेंट एजुकेशन है उसको भी हम लोग देख रहे थे, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ देखो कि आपका फार्मेसी का एजुकेशन की बात करूँ कि मतलब फार्मेसी जो है उसका डेवलपमेंट इन एस्पेक्ट टू एजुकेशन, ठीक है, हमारे इंडिया में कब आया था, कौन शुरू किया था, पहला कब चालू हुआ था, कौन फर्स्ट ग्रेजुएट था जो बी फार्मा किया था, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है फार्मेसी में इंटर करने की, बी फार्मा, डी फार्मा, फार्म डी, एम फार्मा, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देख रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अब ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जो हमारा बी फार्मा है इसका मतलब सिलेबस किस बेस पे ओरिएंटेड है, तो आप बोलोगे कि भैया बी फार्मा डी फार्मा ये तो फार्मासिस्ट बनाने के लिए होता है, तो इसमें ओरिएंटेशन मतलब किस मतलब क्या आप बोलना चाह रहे हो। तो इसमें है क्या कि जो हमारा बी फार्मा का सिलेबस है वो हमारा इंडस्ट्री बेस्ड सिलेबस है। आप पढ़ोगे तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स, तो ये सारी चीज़ें जो आपको ड्रग को बनाना सिखा रही हैं। आप मेडिकल स्टोर पे दवा तो बनाते नहीं हो भाई, आप उसको डिस्पेंसिंग कर रहे होते हो ना, कंपाउंडिंग करोगे या फिर लेबलिंग करोगे, फिर उसको आप एट लास्ट डिस्पेंस करोगे। आप कहो आप केमिकल डिज़ाइन करके दवा बना रहे हो, तो ये तो है नहीं, तो वो सिलेबस हमारा बी फार्मा में ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको बोलते हैं इंडस्ट्री बेस्ड सिलेबस ही हमारा है। और डी फार्मा के बारे में बात करें तो इसमें क्या है कि आपका कम्युनिटी बेस्ड फार्मेसी है, मतलब आपको डिस्पेंसिंग कैसे करनी है, पेशेंट केयर कैसे करना है, उसको पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में इसमें स्टडीज़ कराई जाती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फार्म डी की, तो ये आपका क्लिनिकल फार्मेसी है। अब क्लिनिकल फार्मेसी बोलो क्या है कि देखो जो हमारा फार्म डी है वो आपका 6 ईयर कोर्स था, आपको भी पता है, ठीक है। तो 6 ईयर कोर्स में हमारा बताया जाता था क्या कि मतलब आपके नाम के आगे डॉक्टर भी इसमें लग जाता है। तो इसमें क्या है कि आपको एक लाइक हॉस्पिटल में बैठने का, हॉस्पिटल खोलने का आपको एक थोड़ा सा लाइसेंस उसमें था, जिसमें आप लोग मतलब कि दवा लिख सकते हो, ठीक है, बट सर्जरी नहीं कर सकते, दवा लिख सकते हो। तो वो इस समय उतना मतलब कि बोल सकते हो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया, बट कोर्स तो था ही, तो उसको हम लोग को पढ़ना ही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ देखो डी फार्मा या फिर बी फार्मा के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है हमको, लाइक क्या होनी चाहिए, तो 10+2 आप होने चाहिए, मतलब 11-12 आपका कंप्लीट होना चाहिए, 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए एट लास्ट, या फिर पीसीएम या फिर पीसीबी से, अगर पीसीबी से है या पीसीएम से दोनों चल जाएगा। मिनिमम डिग्री फॉर बीइंग या फिर बिकमिंग फार्मासिस्ट डी फार्मा है, मतलब आपको फार्मेसी अगर फील्ड में आना है तो आपको जो मिनिमम जो आपकी डिग्री है वो आपकी डी फार्मा होनी चाहिए। और आपको पता है जो फर्स्ट क्वालिफाइड पर्सन थे, देखो जो फर्स्ट क्वालिफाइड आपके पर्सन थे, ठीक है, टू गेट रिकॉग्नाइज्ड केमिस्ट और ड्रगिस्ट और फार्मासिस्ट इन इंडिया, वो आपके थे 1866 में, जिसका नाम था H.W. होनी, ठीक है। अब मैं बात करूँ 1874 में, तो इसमें 2 ईयर प्रोग्राम आपका लॉन्च हुआ था MMC में, मतलब मद्रास मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। इन 1874 आपका 2 ईयर का कोर्स जो कि डी फार्मा था वो आपका लॉन्च हुआ था वहाँ पे। और आपको बता दूँ फादर ऑफ फार्मेसी है हमारे इंडिया के ML लाल सरोफ, ठीक है, जिसको आप ML सरोफ भी बोलते हो, ML श्रॉफ, SCHROFF है, ठीक है। तो जो आपके ML श्रॉफ है, महादेव लाल श्रॉफ, ये आपके इंडियन फार्मेसी के आपके फादर हैं। और सुनो यही जो ML लाल श्रॉफ है ये आपके BHU में आपका लाए थे आपके फार्मेसी को। ये आपका फर्स्ट यूनिवर्सिटी बना जिसमें आपका
3 ईयर का बी फार्मा उस समय लॉन्च हुआ था, ठीक है। अब बोलोगे कि भैया 3 ईयर का बी फार्मा क्या है, हम तो 4 ईयर का बी फार्मा कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अब भाई आ गई हैं, लेकिन पहले जो आपका बी फार्मा था वो 3 ईयर का लॉन्च हुआ था इन 1937। कौन लाया था? एम एल लालसरोफ। कहाँ पे फर्स्ट आया था? BHU में। किस ईयर में? 1937 में। कितने ईयर का कोर्स था? 3 ईयर का कोर्स था। द फर्स्ट बैच जो आपके ग्रेजुएट हुए थे वो हुआ था 1940 में। अब बोलोगे भैया 1940 में कैसे? तो देखो 1937 में जब आया तो 37 में 3 साल का बी फार्मा जोड़ो, 40 हुआ ना। तो 1940 में जो पहला जो आपका कोई पर्सन है जो कंप्लीट किया था क्या बी फार्मा, उनका नाम था सुभद्रा कुमारी पाटनी। अब कहोगे भैया ये लड़का है कि लड़की? भाई मुझे भी नहीं पता, आप कमेंट करके बताओ गूगल पे। भाई डाल देना, अगर लड़की की तरह दिखे तो लड़की है, लड़के की तरह दिखे तो लड़के हैं, ठीक है। तो हमको कमेंट करके आप बता देना कि ये लड़के हैं कि लड़की हैं, ठीक है। तो नाम है उनका सुभद्रा कुमारी पाटनी। और ये हमारा फर्स्ट फार्मेसी ग्रेजुएटेड है जो कि इंडिया में हुए थे 1940 में। और इन अप्रैल 1940 में ही आपका BHU एम फार्मा भी स्टार्ट कर दिया था उस समय, ठीक है। और जो हमारा फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया था वो आपका रेगुलेशन वो हमारा PCI और AICTE के द्वारा रेगुलेट हो रहा था। जैसे PCI अंडर फार्मेसी काउंसिल ऑफ एक्ट की तरह, मतलब 1948 में जो हमारा PCI है फार्मेसी जो एक्ट है उसमें ये आपका बना था। अगर मैं बात करूँ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE, वो आपका विच वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द AICTE एक्ट, वो आपका 1987 में, और ये आपका 1948 में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ PCI की, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो क्या करता है, हमारा रेगुलेशन को मीट करता है, ठीक है। रेगुलेशन वगैरह को बनाता है, जितने भी फार्मेसी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, सिलेबस को देता है, स्टडीज़ कराता है, और आपको डिग्री वगैरह भी यही देता है। फॉर मिनिमम क्वालिफिकेशन इन फार्मेसी वी हैव टू बिकम फार्मासिस्ट। अगर हमको फार्मासिस्ट बनना है तो आपका PCI बोलता है कि जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी है फॉर बिकम फार्मासिस्ट इन इंडिया, आपका D फार्मा है, ठीक है। जिससे कि आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा, जिससे आप एक मेडिकल स्टोर रन कर सकते हो। स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल अगर मैं बात करूँ तो ये स्पेसिफिकली हर स्टेट का अलग अलग होता है। इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपका जितने भी रजिस्टरिंग है फार्मासिस्ट या फिर फार्मासिस्ट जितने भी रजिस्टर कर रहे हैं उनको ये आपका स्पेसिफिक स्टेट्स में उनको लाइसेंस देता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग, ठीक है, फार्मासिस्ट इन देयर स्पेसिफिक स्टेट। जो स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया इसमें हम लोग को रजिस्ट्री कराना पड़ता है, फिर बोल सकते हो कि रजिस्टर्ड होना पड़ता है, ठीक है। कि तुम भी भाई यूपी से या फिर कहीं से फार्मेसी किए हो तो आप रजिस्टर्ड होने बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। होना चाहिए आपको रजिस्टर्ड, तभी आप माने जाओगे। फॉर्म डी की बात करूँ तो 6 साल का प्रोग्राम है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था बट उतना आइडेंटिफाई हो नहीं पाया। सुश्रुत की बात करूँ तो आपके फादर ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन थे ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। तो वी हैव डन विद द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, या फिर आप बोल सकते हो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, या फिर प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था बट उतना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, आपको पढ़ के लगा होगा कि हाँ भाई कुछ था टॉपिक में, ठीक है। तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। टेलीग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप यहाँ से नोट्स डाउनलोड करो। नोट्स का डाउनलोड डायरेक्ट यहाँ पे लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे डाउट वगैरह फ्री में सॉल्व होते हैं भाई, वहाँ पे जाओ पूछो, सॉल्व हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यार थोड़े से रात हो गई है ना, अराउंड 2 बज रहे हैं, तो थोड़ी सी उतना कंसंट्रेशन बन नहीं पाता है, उतने पोटेंशियल से आदमी बढ़ा नहीं पाता है, बट नॉट अ प्रॉब्लम। लाइक आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग यार, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और बस ये और क्या, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपका लाइक फार्मेसी एज ए कैरियर। और उसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें हम लोग फार्माकोपियास के बारे में देख रहे होंगे, आइदर IP, BP, USP या रेस्ट ऑफ फार्माकोपियास। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।